कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। इसका मतलब है कि जो जीत थी, बीमारी और व्यापार, इन्होंने किस तरीके से दुनिया को ग्लोबल बनाने में हेल्प की। चलिए देखते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड रैंक ग्रेटली इन द 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America। अब क्या होता है इसमें कि 16वीं सदी में जब यूरोप के जो जहाजियों ने, सेलर्स ने क्या किया, एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए कहाँ पहुँच गए, अमेरिका। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जो पूर्व आधुनिक विश्व यानी कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो सिकुड़ गया, यानी कि छोटा दिखने लगा। किस वजह से, यानी कि उन्होंने एक नया रास्ता जब ढूंढ लिया, समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, इसके बाद जो दूरी थी उनके बीच की वो कम हो गई, या पूरी दुनिया एक छोटे रूप में दिखने लगी। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन ए बस्टलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा। आप देखिए, इससे पहले कई सदियों से जो इंडियन ओशन था, हिंद महासागर था, हिंद महासागर के पानी में जो बस्लिंग ट्रेड था, यानी कि फलता फूलता व्यापार, इसके अलावा सामान, लोग, ज्ञान और साथ साथ क्या, कस्टम्स, परंपराएं, वो क्या करने लगी, एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी। क्या कर रही थी, क्रिस क्रॉस कर रही थी पानी के अंदर। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दिस फ्लो एंड ए क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। अब क्या बताया इसके बारे में कि इस पूरे नेटवर्क में भारतीय उपमहाद्वीप एक अहम बिंदु था। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प्ड एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लावर्स टुवर्ड्स यूरोप। अब क्या बताया है कि ये जो एंट्री थी, यानी कि यूरोपियन की जो एंट्री थी, इनके दाखिले से, इनके आने से जो आवागमन था और बढ़ने लगा, और इन बहावों ने, इन प्रवाहों ने क्या किया, इन प्रवाहों की जो दिशा थी वो कहाँ की तरफ मुड़ने लगी, यूरोप की तरफ। यानी कि जो बहाव था इन सब का वो कहाँ की तरफ हो गया, अब यूरोप की तरफ। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अपनी खोज से पहले, अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट। अमेरिका क्या बता रहा है, कटा हुआ था, जो नियमित जो संपर्क था विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों से। यानी कि अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। बट फ्रॉम द 16th century, लेकिन 16वीं सदी से क्या हुआ, इट्स वास्ट लैंड्स एंड अबेंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। क्या किया, इनकी जो विशाल भूमि थी और साथ साथ जो फसल थी, अबेंडेंट जो फसल थी, भरपूर जो फसल थी, और उसके जो खनिज थे, इन्होंने क्या किया, इनके जो खनिज पदार्थ थे वो ट्रांसफॉर्म होने लगे हर दिशा के अंदर। यानी कि उनका भी बहाव बढ़ा लगभग हर दिशा के अंदर, और इससे फिर क्या हुआ, जो लाइफ थी लोगों की वो बदलने लगी। प्रीशियस मेटल्स, कीमती जो धातुएं थी, पर्टिकुलरली सिल्वर, विशेष तौर पर जो चांदी थी, फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको ऑल्सो इन्हेंस्ड। विशेष तौर पर जिनकी स्थिति कहाँ बताई है, वर्तमान समय के अंदर जो पेरू और मैक्सिको हैं, उन्होंने भी क्या किया, इन्हेंस किया, बढ़ाया किसको, यूरोप्स वेल्थ, यूरोप की संपत्ति को, एंड फिनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। और इसके अलावा इसी मेटल ने क्या किया, एशिया के साथ जो व्यापार था उसमें भी अपना रोल प्ले किया, अपनी भूमिका निभाई, यानी कि उसके व्यापार को गति दी। लीजेंड्स स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। अब क्या बताया है, अमेरिका के बारे में क्या बताया है कि 17वीं सदी के आसपास
17वीं सेंचुरी के आसपास इसके आते ही पूरे यूरोप में जो दक्षिणी अमेरिका की धन संपत्ति थी उसके बारे में तरह तरह के क्या बनने लगे, किस्से बनने लगे। मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ अल डोरेडो। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का जो फेबल सिटी है वो कौन सा है, अल डोरेडो, द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। अब क्या बता रहा है इसके बारे में कि ये किंवदंतियाँ बनी, ये एक्सपेडिशंस बनी कि वहाँ के लोग एल डोरेडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो खोजी अभियान थे वो शुरू कर दिए गए। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिस्टिंक्टली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। इसके बाद क्या बताया है, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते जो पुर्तगाली थे और जो स्पेनिश थे, यानी कि पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने क्या किया, इनकी सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। यूरोपियन कंक्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। अब क्या बताया है, यूरोप की जो सेनाएं थी केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीत रही थी, और भी कुछ था जिस वजह से उनको जीत हासिल हुई। वो क्या थी, आइए देखते हैं। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंक्रेस वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। अब क्या बताया है कि स्पेनिश जो विजेता थे उनकी सबसे शक्तिशाली हथियारों में जो सैनिक हथियार थे वो नहीं थे, बल्कि इट वाज जम्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था, यह हथियार तो जो चेचक जैसे जो कीटाणु थे जो कौन लेके आए थे, स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ वहाँ पहुँचे थे, वो उनके सबसे बड़े हथियार बन के उभरे। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन। अब क्या बताया, लंबे समय तक आइसोलेट होने की वजह से क्या रिजल्ट निकला, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज़। अमेरिका के जो मूल जो नागरिक थे उनकी इतनी इम्यूनिटी क्षमता नहीं थी कि इन बीमारियों को क्या कर लें, सहन कर लें, झेल लें। दैट केम फ्रॉम यूरोप, जो कहाँ से आई है, यूरोप से। यानी कि क्या बताया है, लंबे समय तक कई लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली बीमारियों से बचने की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता थी वो नहीं थी। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली प्रूव्ड ए डेडली किलर। अब क्या बताया है, ये जो स्मॉल पॉक्स थी इस वजह से एक बहुत मारक हथियार के रूप में यूज़ की गई। किन्होंने यूज़ की, स्पेन वालों ने। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग द ईयर। अब क्या बताया है, एक बार संक्रमण जो शुरू हो गया, शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैलती गई। फिर क्या हुआ, इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़ पेविंग द वे फॉर कंक्वेस्ट। इन्होंने क्या किया, इस बीमारी ने वहाँ के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी जो उनकी कम्युनिटी थी, पूरे के पूरे समुदाय को इस बीमारी ने क्या किया, नष्ट कर डाला। फिर क्या हुआ, पेविंग द वे फॉर कंक्वेस्ट, यानी कि इस तरह उनके जीत का रास्ता और आसान होता गया। किनके, स्पेन वालों का। यानी कि एक बीमारी ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स बीमारी ने, देखिए एग्जाम के अंदर आता है स्मॉल पॉक्स और नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स जो थी पोर्टुगीज़ ने एक वेपन के रूप में यूज़ की थी, किनके अगेंस्ट, अमेरिकन्स के अगेंस्ट। आप देखिए उनके जीतने का, स्पेशली कौन, स्पेन वालों के जीतने का जो हथियार था वो कन्वेक्शनल जो वेपन्स थे वो नहीं थे, मिलिट्री वेपन्स नहीं थे। उन्होंने किसके दम पे, इन डिजीज़ के दम पे अमेरिका को अपने वश में किया, कब्जे में किया। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि जो डिजीज़ थी उन्होंने भी
एक रोल प्ले किया दुनिया को ग्लोबल बनाने में। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसको हम गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स बट नो डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कंकर्स वर मोस्टली इम्यून। अब देखिए ये तो बताया है कि जो गन वगैरह थी, बंदूक वगैरह थी, उनको तो या तो हम खरीद सकते हैं या फिर छीना जा सकता है, और फिर उनको जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, हमलावर थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किंतु जो बीमारी है, चेचक जैसी जो बीमारी के हमले हैं, उनमें ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या बताया है, हमलावर के पास, जो हमला करने वाले थे, आक्रमणकारी थे, उनके पास तो उससे बचाव का तरीका भी था, और उनके शरीर में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो भी इतनी विकसित हो चुकी थी। तो क्या कह रहा है कि बंदूकों को तो छीन के उनके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो बीमारी थी इसको इन्वेडर्स के खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। अनटिल द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। यूरोप के अंदर गरीबी और भूख का ही क्या था, बोलबाला था। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज़ वर वाइड स्प्रेड। अब क्या बताया है इसमें, शहरों के अंदर जो भीड़ थी वो ओवर क्राउडेड थी, बेहिसाब भीड़ थी, और वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। धार्मिक टकराव कॉमन बात थी, आपस में धार्मिक टकराव होते रहते थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। और जो धार्मिक असंतुष्ट थे उन लोगों को, यानी कि धर्म की खिलाफत करते थे, ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, उनको परसिक्यूट किया जाता, यानी कि फांसी वगैरह दे दी जाती, कड़ा दंड दिया जाता। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लैड यूरोप फॉर अमेरिका। यही तो एक कारण था कि हजारों लोग यूरोप से भागकर कहाँ जाने लगे, अमेरिका जाने लगे। हियर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशंस वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। अब क्या बताया है कि 18वीं सदी तक अमेरिका में कहाँ से, अफ्रीका से जो पकड़ कर लाए गए जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनको काम में धकेल दिया जाता, और यूरोप के लिए क्या किया करवाया जाता उनसे, यूरोप के बाज़ारों के लिए जो ज़रूरत की कपास और चीनी थी उनका प्रोडक्शन उनसे करवाया जाता यूरोप के लिए। अनटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का जो समय था उनके बीतने के बाद, चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। क्या बताया है, 18वीं शताब्दी का समय, काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के जो संपन्न देश थे, धनी देश थे, उनमें गिना गया या गिना जाता था। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। अब हावेवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड रीट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। अब क्या बताया कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने जो रिलेशन थे, अपने जो संबंध थे, कॉन्टैक्ट थे, वो कम करने शुरू कर दिए, और वो दुनिया से क्या होने लगा, आइसोलेट होने लगा, यानी कि अलग थलग पड़ने लगा। चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकाज। चाइना की घटती हुई भूमिका और अमेरिका का बढ़ता हुआ जो महत्व था, इसने क्या किया, ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवार्ड। अब जो व्यापार का जो केंद्र बिंदु था, यानी कि जो व्यापार का जो सेंटर था, वो अब कहाँ की तरफ, विश्व व्यापार का केंद्र अब कहाँ की तरफ चला गया, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। यूरोप नाउ अमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का एक केंद्र बिंदु बन के आगे बढ़ा। द 19th सेंचुरी। अब देखिए 19th सेंचुरी में किस तरीके से दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हुई, यानी कि टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ लिया गया, 1815 से 1914, यानी कि 1815 से 1914 के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके अंदर दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हुई। आइए देखते हैं। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। जो दुनिया थी बड़ी तेज़ी से बदलने लगी, कब, 19वीं सदी में। अब देखिए किस तरीके से किस किस क्षेत्र में बदलाव आया। इकोनॉमिक
पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे जो कारण थे, कारक थे, इन्होंने क्या किया, इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज, ये इस तरीके से जुड़े हुए थे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़ की, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सोसाइटीज़ को बदलना शुरू कर दिया, एंड रीसेप एक्सटर्नल रिलेशंस, और जो बाहरी जो संबंध थे उनको भी नया रूप दिया। यानी कि ये जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारक थे, इन्होंने पूरे के पूरे समाजों की क्या कर दी, दिशा और दशा पलट दी। इसके अलावा विदेशी जो संबंध थे उनको भी नए रूप में ला दिया। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर कि 3 टाइप्स ऑफ फ्लो कौन सा था। अब देखिए इकोनॉमिस्ट ने 3 तरीके के फ्लो, 3 तरीके के बहाव की पहचान की है किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय था उसके अंदर। अब सबसे पहला जो फ्लो था, यानी कि आवागमन किन का हो रहा है, द फर्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि वो क्या था, व्यापार, विच इन द 19th सेंचुरी रेफर लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। अब इसके बारे में बताया है, पहला जो प्रवाह था व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से कुछ वस्तुएं थी, जैसे कि कौन कौन सी वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ और वीट, यानी कि कपड़ा और गेहूँ, इनके व्यापार से था। द सेकेंड इज़ द फ्लो ऑफ लेबर, दूसरा जो बहाव था वो कौन सा था, श्रमिकों का, यानी कि श्रम का प्रवाह। द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों का जो माइग्रेशन है, प्रवाह है, किसके लिए, रोजगार की तलाश के लिए। इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ फ्लो, द थर्ड इज़ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, तीसरा जो प्रवाह था उसमें किसको रखा गया है, पूंजी का प्रवाह, फॉर शॉर्ट टर्म, जो कि किस रूप में होता था, लघु अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म और दीर्घ अवधि के लिए, इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो निवेश किया जाता था वो। तो इस तरीके से 3 फ्लो देखा गया है जो इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। अब क्या हुआ फिर, ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवूवन एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइव्स मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। अब ये जो तीनों के तीनों प्रवाह थे वो एक दूसरे से क्या थे, कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े हुए थे, और उन्होंने लोगों के जीवन को वो प्रभावित करते थे। द इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम्स बी ब्रोकन, कई बार ये जो संबंध थे ये टूट भी जाते थे। फॉर एग्जाम्पल लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड दैन गुड्स और कैपिटल फ्लो। अब उदाहरण लिया इसने कि वस्तुएं या पूंजी की जो मूवमेंट थी उनके मुकाबले जो श्रमिकों की जो आवाजाही थी, मूवमेंट था, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको रोका गया। येट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ़ वी लुक एट 3 फ्लोज टुगेदर। किंतु इन तीनों प्रभावों का अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तभी हम 19वीं सदी की विश्व की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 फ्लो थे जिन्होंने क्या किया, जो सोसाइटीज़ थी उसको रीसेप किया, यानी कि जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप थे उनको नया रूप दिया।